हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इसको पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने आपके 9th के पॉलिटिकल साइंस के जो 2 यूनिट हैं, ये चैप्टर 1 या चैप्टर 2, दोनों यूनिट्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट करवाए हैं। जिन्होंने वो चैप्टर्स या वो यूनिट्स जो नहीं देखे हैं, उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी वो उन चैप्टर की वीडियोस को देख लें। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। तो अगर मैं हिंदी में बताऊं तो हिंदी में इसका मतलब है चुनावी राजनीति। ठीक है, दैट मीन्स कि जहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू या वोट्स के थ्रू कोई पर्सन जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसको चूज़ किया जाता है किसी पोजीशन के लिए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू किसी पर्सन को चूज़ किया जाता है किसी पोजीशन के लिए। पीएम भी हो सकता है, सीएम भी हो सकता है, एमएलएज भी हो सकते हैं। ठीक है, वार्ड मेंबर्स भी हो सकते हैं, काउंसलर्स भी हो सकते हैं, या कोई भी पर्सन किसी भी पोजीशन के लिए उसको चूज़ किया जा सकता है। अब अगर देखें हम, पीएम जो है, सेंट्रल इलेक्शंस होंगे तो वहाँ हम प्राइम मिनिस्टर्स को चुनेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे। सीएम जो है आपका चीफ मिनिस्टर जो है, जब वो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं ना, तब हम उसको वहाँ पे हम चीफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो है वो आपको ये ओवरव्यू दिया है, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि हमने चैप्टर जो है वो लाइन टू लाइन पढ़ना ही है। दैट इज़ वाई मैं इसको छोड़ रही हूँ। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो जब मैं चैप्टर ही पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगी तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है, वाई इलेक्शंस, इलेक्शंस ही क्यों। ठीक है, चुनाव ही क्यों। असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा, ये आपको ये एक थोड़ा सा कलर्ड में ये लिखा हुआ मिल रहा है ना, ये इतना, ये पेपर न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, न्यूज़पेपर से उठाया हुआ है। ये क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले यहाँ पे क्या बोला हुआ है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा एक स्टेट है, आपको पता है, इंडिया के अंदर। इस स्टेट के अंदर इलेक्शन जो थे वो करवाए जा रहे थे, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एक मिडनाइट यानी कि आधी रात का समय है। कुछ एक्सपेक्टेंट जो क्राउड थी, यानी कि कुछ लोग जो थे वो पिछले 5 घंटों से एक टाउन के चौक में जो है वो वेट कर रहे हैं अपने लीडर के लिए कि वहाँ उनका लीडर आएगा। और वो ऑर्गेनाइजर्स जो है, यानी कि जो वहाँ पे क्राउड बैठी हुई है, वो सोच रही है मतलब किसी भी टाइम हमारा लीडर वहाँ पहुँच सकता है। क्राउड जो है वो खड़ी होगी, यानी कि खड़ी हो जाती है। जब भी उस टाउन के चौक से कोई भी गाड़ी पास होकर निकलती है तो वो लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि कहीं उनका लीडर तो नहीं आ चुका है, या वो अभी पहुँच तो नहीं गया। और वो लीडर है मिस्टर देवीलाल। ठीक है, उनका नाम है मिस्टर देवीलाल। वो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। और कौन सी पार्टी से थे वो, संघर्ष समिति के। संघर्ष में जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, आप पार्टी है, उसी तरह से संघर्ष समिति एक पार्टी है हरियाणा के अंदर। उसके चीफ मिनिस्टर जो थे वो मिस्टर देवीलाल थे, जो कि क्या करने वाले थे, करनाल एक जगह का नाम है, वहाँ पे उन्होंने थर्सडे नाइट को क्या करनी थी, मीटिंग रखनी थी। और मिस्टर देवीलाल की उम्र 76 ईयर ओल्ड थे वो, 76 ईयर ओल्ड हैं वो। और वो बहुत ही बिजी मैन थे उस समय पे। ठीक है, जिस समय की ये बात है या जिस समय पे ये न्यूज़पेपर पे ये रिपोर्ट दी गई थी, उसमें ये आगे बोल रहे हैं कि उनका दिन जो है वो सुबह 8 बजे शुरू होता है और ख़त्म जो है वो 11 बजे के बाद होता है। वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने जो इस शेड्यूल में, बिकॉज़ सुबह से लेके उनकी अभी तक जो है वो 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं और अभी भी कॉन्टिन्यूटी में आगे पता नहीं कितनी मीटिंग्स जो हैं वो कंडक्ट होंगी। और फिर वो बोल रहे हैं कॉन्स्टेंटली जो है उन्होंने 23 मंथ्स, जो पिछले 23 महीनों से वो क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और अपने ये जो इलेक्शंस अभी होने वाले थे उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे डाली गई है। एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ना, ये हरियाणा के अंदर जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने थे 1987 की बात हो रही है ये। ठीक है, 1987 में जो हरियाणा के अंदर स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होने थे, ये उसकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। आगे क्या बोल रहा है कि जो स्टेट है ना वो यानी कि हरियाणा की जो स्टेट है वहाँ पे अभी किसका रूल चल रहा था, कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो थी वो 1982 तक उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट को लीड किया था। देन चौधरी देवीलाल जो थे वो उस समय पे अपोजिशन लीडर थे। अपोजिशन लीडर क्या है, यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको एग्जाम्पल, या आप सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। सोचिए हरियाणा के अंदर 300 स्टेट्स हैं। उस 300 में से जो 50% सीट्स हैं, दैट मीन्स के अगर 150 की बात करें, क्योंकि 300 का आधा
150 होता है। 150 प्लस अगर आप बात करें, यानी कि आप बोल सकते हो 152 या 153 सीट्स जो हैं वो किसकी हैं, कांग्रेस की हैं। ठीक है, जब 152 सीट जो है वो कांग्रेस ने ले ली, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारी गवर्नमेंट को रन कर रही है। और जो बाकी के पीछे 100 या 138 148 जो इतनी सीटें रह गई हैं, वो क्या करेंगी, वो अपोजिशन में आ जाएंगी। उसमें बहुत सारी पार्टीज़, डिफरेंट पार्टीज़ के लोग आ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए जो आपकी पार्लियामेंट होती है उसके अंदर जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो सिर्फ एक ही ये नहीं होंगे कि सिर्फ कांग्रेस के ही होंगे या फिर सिर्फ बीजेपी के ही होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई उसको क्या बोला गया है, अपोजिशन लीडर्स। तो चौधरी देवीलाल जो हैं वो क्या है, अपोजिशन लीडर हैं, जो कि एक मूवमेंट चला रहे थे, न्याय युद्ध, जिसको मतलब जिसका मतलब क्या है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए क्या करना, लड़ाई करनी या युद्ध करना, स्ट्रगल करना। और उन्होंने एक मिलके एक नई पार्टी बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया लोक दल। ठीक है, कौन सी पार्टी बनाई, लोक दल। अब क्या था, हिज पार्टी ज्वाइन अनदर अपोजिशन पार्टी, उनकी जो पार्टी थी, यानी कि ये जो लोक दल पार्टी थी, इस पार्टी ने क्या किया, और भी अदर पार्टीज़ को ज्वाइन किया, अपोजिशन पार्टीज़ को ज्वाइन किया, ताकि ये एक मोर्चा जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जो है वो खड़ा कर सकें इलेक्शंस में। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इलेक्शन कंपेन, यानी कि जब आपको पता है जब इलेक्शंस वगैरह जब होने वाले होते हैं तो उससे पहले जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैलीज वगैरह निकालते हैं, जिसमें हमें वो बोलते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस तरह से क्या हुआ, इलेक्शन कंपेन जब चल रही थी तो देवीलाल जो थे उन्होंने बोला कि अगर मेरी पार्टी जो है वो इलेक्शन में जीत जाती है तो मैं क्या करूँगा, अब मेरी गवर्नमेंट का जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि जो फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन ने लोन लिए हुए हैं उनको क्या कर देना, उनको वेव, यानी कि उनको ख़त्म करवा दूंगा मैं। ही प्रॉमिस दैट अगर वो उनकी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट, उनकी जो पार्टी है वो मतलब गवर्नमेंट में आ गई, ठीक है, पावर में आ गई, सत्ते में आ गई, तो उनका सबसे पहला एक्शन जो है वो क्या होगा, फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के क्या करना, लोन्स ख़त्म करना। ठीक है, देन उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं आगे, वो बोल रहे हैं द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो पीपल जो थे, लोग जो थे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट से जो थे वो नाखुश थे। जो जब देवीलाल ने ये सब बातें बोली कि हम क्या करेंगे, हम स्मॉल बिजनेसमैन के या फिर फार्मर्स के लोन्स ख़त्म कर देंगे, तो मैक्सिमम लोग जो थे वो देवीलाल के इस प्रॉमिस की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। सो जब इलेक्शंस हुए उन्होंने क्या किया, लोक दल पार्टी को, उनके अलाइज को, अलाइज क्या होती है, जो उनके साथ जो कोऑपरेट कर रही थी या जिन पार्टीज़ ने उनके साथ ज्वाइन किया था, ठीक है, उनके साथी बोल सकते हो आप, अगर आप बोल लो, ठीक है, कंपेनियन जो है वो बोल सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, जब इलेक्शंस हुए तो जो लोक दल पार्टी थी वो और उसकी जो आप बोल सकते हो उसकी जो साथी थे वो जीत गए थे। लोक दल और उसके पार्टनर जो थे उन्होंने 90, यानी कि हरियाणा के अंदर 90 सीट्स थी, और उस 90 सीट्स में से 76 सीट्स जो थी वो लोक दल और उसकी पार्टी ने जीत ली थी, यानी कि 50% से भी ज़्यादा सीटें जो थी वो उन्होंने अपने फेवर में ले ली थी। लोक दल जो था उसने सिर्फ 60 सीट्स जो थी वो खाली लोक दल ने जीती थी, जिसमें से जो बाकी की 16 सीटें थी वो कौन सी थी, वो उनके पार्टनर्स थे, अलाइज थे। 10 ये क्लियर हो चुका था कि लोक दल जो है उसने मेजॉरिटी ले ली थी असेंबली के अंदर, स्टेट के अंदर। अब कांग्रेस जो थी वो सिर्फ 5 सीटों से जीती थी, उनके पास सिर्फ 5 सीटें थी, यानी कि अब मेजॉरिटी किसकी थी, लोक दल की। फिर क्या हुआ, जैसे ही इलेक्शंस हो चुके थे और रिजल्ट जो था वो अनाउंस होने वाला था, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था, दैट मीन्स कि जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था उसने रिज़ाइन कर लिया। आपके लिए यहाँ पे एक होम टास्क है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उस समय पे जब चौधरी देवीलाल जो थे वो पार्टी के मेंबर बने, चीफ मिनिस्टर बने, तो उस समय पे कांग्रेस का कौन सा चीफ मिनिस्टर जो था जिसने रिज़ाइन किया था। ठीक है, ये आपका एक होम टास्क देगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था उसने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, जब भी इलेक्शंस हेल्ड होते हैं तो जो पुराना चीफ मिनिस्टर होता है, जो हार गया होता है, उसको क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है, और नया चीफ मिनिस्टर फिर वो अपनी जाके सीट लेता है। तो न्यूली इलेक्टेड मेंबर जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोला जाता है, तो उस विधानसभा का जो मेंबर होता है ना उसको एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो वो क्या था, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर थे, एमएलए थे लोक दल पार्टी के, उन्होंने क्या किया, देवीलाल को चूज किया अपना लीडर। और गवर्नर जो थे, ठीक है, गवर्नर जो स्टेट का गवर्नर होता है, उन्होंने क्या किया, देवीलाल को इनवाइट किया और उन्हें नया चीफ मिनिस्टर जो था वो बना दिया। 3 दिन बाद, इलेक्शन के 3 दिन बाद ये चीज़ डिक्लेयर होगी कि देवीलाल जो थे वो चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। एज सुन आज जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने गवर्नमेंट में सबसे पहले गवर्नमेंट को बोला, और ये गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि वो क्या करे, स्मॉल फार्मर्स के, एग्रीकल्चर लेबरर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के क्या करे, जो भी आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं उनको ख़त्म कर दे।
उनकी पार्टी जो थी रूल द स्टेट, उनकी पार्टी ने सिर्फ 4 साल तक ही स्टेट में रूल किया। जो नेक्स्ट इलेक्शन जो 1991 में हुए उस समय पे उनकी पार्टी जो थी उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से वो जीत नहीं सकी। और कांग्रेस जो थी फिर से उन्होंने इलेक्शंस जो थे वो मतलब पार्टिसिपेट किया और कांग्रेस जो थी उसकी सरकार बन गई वापस से हरियाणा के अंदर। ठीक है, कुछ रीजंस रहे यहाँ पे, ये आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे हुए हैं। इन्होंने यही बोला है यहाँ पे कि जगदीप और नवदीप जो हैं, नवप्रीत जो हैं, उन्होंने स्टोरी को पढ़ा और उन्होंने अपनी अटेंशन जो थी वो कुछ कंक्लूजन्स की तरफ दी। उन्होंने कैन यू से विच ऑफ दीज आर राइट और रॉन्ग, क्या आप बता सकते हो कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। इलेक्शंस कैन लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन्वाइटेड देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्पीचेस। ठीक है, मतलब आपको ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे नीचे दी हुई हैं, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है या कौन सी गलत है। ये आपको मैंने पूरी स्टोरी बताई है हरियाणा की, तो यहाँ पे जो भी हुआ आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही थी और कौन सी गलत थी। आगे देखिए क्या है, यहाँ एक्टिविटी आपको ऐसे दी हुई है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ। क्या बोल रहा है, डू यू नो व्हेन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस वाज हेल्ड इन योर स्टेट, आपकी स्टेट के अंदर जो लास्ट असेंबली इलेक्शन थे वो कब हुए थे। विच अदर इलेक्शंस हैव टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी इन द लास्ट 5 ईयर्स, और कौन से इलेक्शन जो थे आपके लोकेलिटी आपके एरिया के अंदर पिछले 5 सालों में हुए हैं। राइट डाउन द लेवल ऑफ इलेक्शंस, आपको नेशनल असेंबली पंचायत जो भी मतलब है यानी कि स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे पंचायत म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे जो भी इलेक्शंस हुए उनके बारे में आपको लिखना है। व्हेन दे वर हेल्ड, कब वो हुए, कौन जो था उसने पार्टिसिपेट किया, उनकी डेजिग्नेशन क्या थी। डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि वो एमपी थे, एमएलए रहे, गवर्नर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, पीएम रहे, क्या रहे। ठीक है, और उस पर्सन को आपने बताना है कि आपके पर्सन में से कौन से बंदे ने जो है वो इलेक्शन को कंडक्ट किया था। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें ज़रूरत क्यों है इलेक्शंस की। ठीक है, ये पूरा आगे स्टोरी बताई हुई है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रेगुलरली का मतलब हर 5 साल के बाद। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर हर 5 साल के बाद क्या होता है, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर, जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे हर 5 साल के बाद जो है वहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएंगे। देयर आर मोर देन, यानी कि वर्ल्ड के अंदर 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, अपने वहाँ पे इलेक्शंस, अपनी कंट्रीज़ के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाती हैं और लोगों को ये मौका देती हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको क्या करें, चूज़ करें। वी आल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्शन जो है उन भी कंट्रीज़ में होती है जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होती। बट हमने देखना है कि वाई जो आपके इलेक्शंस हैं वो क्यों ज़रूरी है, बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत, चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की हुई है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, हम जो है वो ये इमेजिन करते हैं कि इलेक्शन जो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो बिना डेमोक्रेसी के, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे बात की है, अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस, यानी कि बोला है कि लोग जो हैं वो क्या करेंगे, बिना इलेक्शंस के एक जगह पे इकट्ठे होंगे, हर दिन एक जगह पे इकट्ठे होंगे और किसी ना किसी मुद्दे पर वो क्या करेंगे, अपना डिसीजन देंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, 130 करोड़ से अबव इंडिया की आबादी है, तो उन सब का इकट्ठे बैठना एक जगह पे और फिर डिस्कशन करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन यही चीज़ आगे बोली हुई है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा था, जब मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ हमने देखा था ये जो है दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। ये चीज़ जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इंडिया की आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि सभी लोग जो है वो इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते और ना ही वो बैठ कर बात कर सकते हैं या फिर कोई भी डिसीजन दे सकते हैं, और ना ही ये पॉसिबल है कि किसी भी पर्सन के पास इतना टाइम होगा या किसी हर पर्सन के पास इतनी नॉलेज होगी कि वो सभी मैटर्स पे अपने डिसीजन जो है वो सुना सकें। देयरफॉर डेमोक्रेसीज के अंदर पीपल जो है वो रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। ठीक है, कैसे रूल करते हैं, जैसे हमने अपना कोई मेंबर जो है या अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुना है और वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा हमारी डिमांड्स को, हमारी नीड्स को किसी आगे गवर्नमेंट को या आपके पीएम को। ठीक है, उनको आगे बताएगा। फिर आगे बोला हुआ है कि इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन, क्या हमारे पास कोई ऐसा लोकतंत्र तरीका है जिसमें हम बिना इलेक्शंस के किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दी हुई है, लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस, क्या हम एक ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं जहाँ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो चुने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि उम्र और तजुर्बे के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधि को क्या करेंगे, चुनेंगे। या फिर हम करते हैं एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को एजुकेशन या नॉलेज के बेसिस पे क्या करेंगे, चूज़ करेंगे।
तो आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग। तो ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किलात हमारे सामने आ जाएंगी कि हम मतलब देखो अगर हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से हमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तजुर्बे वाला है, और किसके पास ज़्यादा नॉलेज है, कौन ज़्यादा ज्ञानी है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टीज। लेकिन हम ये भी मान लेते हैं कि चलो लोगों ने इस चीज़ को भी सॉल्व कर लिया। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। और ये चीज़ जो है वो इस चीज़ को बताती है कि उस जगह पे इलेक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं कि बट कैन वी ऑल दिस प्लेस डेमोक्रेसी। क्या हम इस प्लेस को डेमोक्रेसी बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि हम जो है वो एक पर्सन को चूज़ नहीं कर सकते। हम नहीं चूज़ कर सकते कि भाई ये ज़्यादा हम जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी एक तरह से, कि एक को बोलना कि तू इंटेलिजेंट है, दूसरे को बोलना तेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, तेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट। हम कैसे ये चीज़ को जानेंगे, हम कैसे इस चीज़ का पता लगाएंगे कि लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आगे क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं, ठीक है। कैसे हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रूल कर रहा है उन पीपल्स के विशेस के अकॉर्डिंगली। ये चीज़ हम कैसे श्योर करेंगे कि वो जो पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अब पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो उन्होंने उनको चूज़ कर लिया, लेकिन क्या अब वो उसको वापस चूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म। और इस चीज़ के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जिसमें लोग जो हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज दैम। और उनको रेगुलर इंटरवल्स यानी कि हर 5 साल के बाद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, अपनी मतलब अगर उनको लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव उनकी मर्ज़ी के खिलाफ काम कर रहा है, तो वो हर 5 साल के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं। और उस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? इलेक्शंस। इलेक्शंस होंगे तभी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज कर पाएंगे। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस यही बोला हुआ है कि इलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे इस समय पे किसी भी डेमोक्रेटिक किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। फिर आगे क्या बोला हुआ है, एक इलेक्शन के अंदर वोटर जो है वो क्या चाहेंगे, उनकी 3 चॉइसेस होती हैं, वो किस तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चाहेंगे। उनके पास पावर होनी चाहिए, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो उस पर्सन को चूज करेंगे, उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे जो उनके लिए लॉ बना सकेगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वो चूज़ करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनाई जाएगी, किस फॉर्म में बनाई जाएगी, और मेजर डिसीजन जो है वो कौन लेंगे। दे कैन चूज़ द पार्टी। वो अपनी पार्टी जो है वो चूज़ कर सकते हैं जिसकी पॉलिसीज़ के थ्रू गवर्नमेंट जो है उसको गाइड किया जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है वो यहाँ बोली गई हैं। पहली क्या है कि उनके पास ये अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज़ करें जो उनके लिए लॉ बनाएगा। सेकेंड जो था वो ये था कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ये वो उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे जो उनके लिए गवर्नमेंट बनाएगा और उनके डिसीजंस लेगा। उस पार्टी का मेंबर जो है वो चूज़ करेंगे जो पॉलिसीज़, जिसकी पॉलिसीज़ के थ्रू गवर्नमेंट जो है उसको गाइड किया जाएगा और लॉ जो है वो बनाएगी। आगे क्या बोला जा रहा है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, लोकतांत्रिक बनाती हैं, ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे इसके अंदर। इलेक्शन जो है वो बहुत सारे तरीक़ों में किया जाता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होल्ड इलेक्शन। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपनी कंट्रीज़ के अंदर जो है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर भी कुछ तरह किसी प्रकार के इलेक्शन जो है वो किए जाते हैं या करवाए जाते हैं। हम कैसे जो है वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस, ठीक है। दैट मीन्स कि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री और एक डेमोक्रेटिक कंट्री दोनों के अंदर इलेक्शंस जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे हैं, ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने चैप्टर 1 में बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही बारीकी तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट नहीं देखा है वो पहले देख लें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट, फर्स्ट में आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया हुआ है और सेकेंड में आपको जो है वो बताया है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। ये दोनों टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई आई एम अगेन सेइंग दैट यू हैव to watch that videos, okay। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि हमने चैप्टर 1 में बहुत सारे इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ब्रीफली। वी डिस्कस बहुत सारी एग्जांपल्स जो है हमने कंट्रीज़ की लेके जो है उसमें डिस्कशन की थी जहाँ पे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट तो करवाए जा रहे हैं बट दे कैन नॉट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अनफेयर तरह से इलेक्शन जो है वो कई जगहों पर होते हैं। लोग क्या करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है, बूथ्स पे आते हैं, बूथ्स जो है जहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, उनको उठा के कहीं और ले
जाते हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पे गुंडागर्दी जो है, रैगिंग जो है वो करने को देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या होता है, वो कहने को तो डेमोक्रेटिक है लेकिन वहाँ पे इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक वे से नहीं होते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये बोल रहे हैं कि हम चलो उन सब चीज़ों को क्या है एक बार जो है वो लर्न कर देते हैं, याद कर लेते हैं और एक सिंपल लिस्ट जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की उनके थ्रू जो है हम समझते हैं। ठीक है, 5 कंडीशंस इन्होंने बताई हैं। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट जो है वो ये है कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। हर किसी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकता है, चुन सकता है या उसको चूज़ कर सकता है। दिस मीन्स दैट, इसका ये मतलब बनता है कि हर एक पर्सन का के पास एक वोट होगा और हर एक वोट का एक इक्वल वैल्यू होगी। तो इसका क्या मतलब था कि हर एक पर्सन जो है उसका एक वोट होगा और एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, दैट मीन्स कि अब अगर मैं अपनी बात करूँ और मुकेश अंबानी की बात करूँ तो ये नहीं कि मुकेश अंबानी मेरे से ज़्यादा रिच है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके 2 वोट कंसीडर किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया का कोई भी नागरिक होगा, अमीर हो गरीब हो, उसका हिंदू रिलीजन का हो, मुस्लिम रिलीजन का हो, क्रिश्चियन रिलीजन का हो, काला हो गोरा हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी रिलीजन का होगा, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसके साथ नहीं की जाएगी और उसके एक वोट को एक वैल्यू के इक्वल ही जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या बोली है उन्होंने कि सेकंड जो है वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। ठीक है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स, पार्टीज़ को भी वो अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं और अपने कैंडिडेट को भी अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे जो है वो क्या होने चाहिए, रियल चॉइस होनी चाहिए वोटर्स की। डैट मीन्स के इलेक्शन जो है वो शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। कैंडिडेट्स और पार्टीज जो है उनको इलेक्शन जो है वो मतलब अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा और वो अपने वोटर्स को, उनके वोटर जो है वो रियल होने चाहिए। रियल का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स कि यहाँ पे फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं कि एक वोटर आया, उसने एक वोट दिया, वापस चला गया, फिर से दूसरा नाम बदल के आया और दूसरा वोट भी दे के चला गया। इस तरह के इलेक्शन जो है वहाँ नहीं कंडक्ट करवाने चाहिए, किए जाने चाहिए। थर्ड उन्होंने क्या बोली, चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। दैट मीन्स कि अगर एक पार्टी का मेंबर जो है, आपकी गवर्नमेंट चल रही है, जैसे अगर हम बात करें बीजेपी की सरकार चल रही है, अगर उनको बीजेपी की सरकार नहीं पसंद आई तो वो 5 सालों के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी है तो इस साल भी बीजेपी, अगले साल भी बीजेपी आनी चाहिए, इस तरह से नहीं हो सकता। रेगुलर इंटरवल्स यानी कि 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद वो अपना जो बंदा है या अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज़ कर बदल सकते हैं। इलेक्शन जो है वो हर 5 साल के बाद जो है वो रेगुलरली होने चाहिए, कंडक्ट करवाने चाहिए। फोर्थ जो चीज़ है वो ये है कि कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कैंडिडेट जो होंगे वो मतलब जो पीपल चाहेंगे उसी तरह का कैंडिडेट जो है वो उसको इलेक्ट मतलब वो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। ये नहीं है कि अगर कोई भी आके, मतलब ऐसे कोई भी खड़ा हो सकता है। जैसे अगर आप बात करें 18 ईयर्स की, 18 प्लस से ऊपर जो है वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप 21 ईयर्स की बात करें, 21 प्लस से जो ऊपर हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं। और अगर आप बात करें 25 से ऊपर तो ये आपके CM MLAs, ठीक है, इनके लिए इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बोली हुई है, कोई भी पर्सन जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पे खड़ा हो सकता है। देन उसके बाद फिफ्थ क्या बोला है, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज ए रियली विश। इलेक्शन जो है वो एक फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए, वहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे पीपल जो है वो अपनी मर्जी से अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज़ करें। ये जो आपको आपने कंडीशंस देखी हैं, ये देखने में बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी हैं, लेकिन बट देयर आर मैनी कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं वो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाती हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे ये सारी कंडीशन जो हैं इलेक्शंस को लेके, ये हमारी कंट्री के अंदर कैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि टू सी इफ़ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक, और हम देखेंगे कि ये जो कंडीशंस हैं क्या हम इनको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो बाकी का जो इसमें आगे का चैप्टर है वो हम विद इन 2 और 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।